नमस्कार और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाली हैं जो उस काम के बारे में है जो हम दिन में मतलब लगभग 25,000 बार करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर सोचते हैं। सांस लेना। किताब का नाम है ब्रेथ, द न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट और इसके लेखक हैं जेम्स नेस्टर। और दिलचस्प बात यह है कि जेम्स नेस्टर कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं है, वो एक पत्रकार हैं। उनकी पिछली किताब फ्री डाइविंग पर थी, जहां उन्होंने देखा कि कैसे लोग एक ही सांस में समंदर में सैकड़ों फीट नीचे चले जाते हैं। और वहीं से उनकी जिज्ञासा जगी और वो ये पता लगाने के मिशन पर निकल पड़े कि हम इंसानों ने सांस लेने की इस जरूरी कला को कैसे और क्यों भुला दिया है। और ये किताब इसी चौंकाने वाली खोज पर आधारित है कि हम इंसानों ने सही तरीके से सांस लेना लगभग बंद कर दिया है और इसका हमारी सेहत और हमारे विकास पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारी हर सांस में कितनी ताकत छिपी है। बिल्कुल, और ये चर्चा हर उस इंसान के लिए है जो सांस लेता है। हम सिर्फ किताब के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि इसके पीछे के जो सबसे बड़े आइडियाज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो किताब का जो मूल विचार है वो तो काफी डरावना है। नेस्टर कहते हैं कि हम यानी इंसान एनिमल किंगडम में सबसे खराब सांस लेने वाले जीव बन गए हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस वजह है जिसे लेखक डी इवोल्यूशन कहते हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ 100 सालों में, खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद से, हमारे खान पान में जबरदस्त बदलाव आया है। हमारे पूर्वज कठोर रेशेदार भोजन खाते थे जिसे बहुत ज्यादा चबाना पड़ता था। अच्छा, जैसे कच्ची सब्जियां, मांस और दूसरी चीजें जिन्हें तोड़ने में मेहनत लगती थी। बिल्कुल, और इस लगातार चबाने की मेहनत से उनके जबड़े बड़े, चौड़े और मजबूत होते थे। अगर आप 500 साल से पुरानी किसी भी इंसानी खोपड़ी को देखेंगे तो आपको एकदम सीधे दांत और एक चौड़ा मुंह मिलेगा। और बड़े जबड़ों का मतलब था सांस लेने के लिए एक चौड़ा और खुला रास्ता। और आज तो हमारा खाना नरम है, प्रोसेस्ड है और आसानी से निगलने वाला हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जबड़ों को वो कसरत मिल ही नहीं रही। सही पकड़े। बिना कसरत के हमारे जबड़े छोटे और संकरे होते गए। नतीजा, दांतों के लिए जगह कम पड़ गई, इसलिए वो टेढ़े मेढ़े उगने लगे। और सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हमारा सांस लेने का रास्ता यानी एयरवे वो भी संकरा हो गया। खर्राटे, स्लीप एपनिया जैसी समस्याएं, ये सब इसी का नतीजा है। हम नाक की जगह मुंह से सांस लेने पर मजबूर हो गए हैं। मुंह से सांस लेना? किताब में इस पर एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट का जिक्र है जो नेस्टर ने खुद पर किया था। उन्होंने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मुंह से सांस लेना कितना खतरनाक है, खुद को एक गिनी पिग बना लिया था। हाँ, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए और वहाँ नाक के एक विशेषज्ञ मतलब एक राइनोलॉजिस्ट के साथ मिलकर ये प्रयोग किया। 10 दिनों के लिए उन्होंने अपनी नाक को सिलिकॉन प्लग से पूरी तरह बंद कर दिया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से सांस लेनी थी। और सिर्फ कुछ ही घंटों में उनकी हालत खराब होने लगी, है ना? हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनके खर्राटे जो पहले लगभग नहीं के बराबर थे, वो 1000% से ज्यादा बढ़ गए। 1000%? हाँ, उन्हें स्लीप एपनिया हो गया, यानी नींद में उनकी सांस बार बार रुकने लगी। उनका ब्लड प्रेशर वो खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गए और वो हर समय थके हुए और चिड़चिड़े रहने लगे। सिर्फ 10 दिनों में? ये तो वाकई में चौंकाने वाला है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जैसे उन्होंने वो प्लग हटाया और वापस नाक से सांस लेना शुरू किया, ये सारी भयानक समस्याएं लगभग तुरंत गायब हो गईं। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात मतलब शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हमारा शरीर नाक से सांस लेने के लिए बना है, मुंह से नहीं। ये तो साफ हो गया कि मुंह से सांस लेना कितना खतरनाक है, पर सवाल यह है कि नाक से सांस लेना इतना बेहतर क्यों है? आखिर हवा तो वही है, रास्ता ही तो अलग है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। असल में हमारी नाक सिर्फ हवा का एक रास्ता नहीं है, ये एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री है। जब हवा नाक से अंदर जाती है तो ये उसे फिल्टर करती है, गर्म करती है और नम भी करती है। लेकिन इसका सबसे जादुई काम है नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक सुपर मॉलिक्यूल बनाना। नाइट्रिक ऑक्साइड ये क्या करता है? ये हमारी खून की नलियों को मतलब धमनियों को चौड़ा कर देता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और साथ ही बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में भी मदद करता है। और मजे की बात यह है कि नाक से सांस लेने पर इसका उत्पादन 6 गुना बढ़ जाता है। मुंह से सांस लेना मतलब इस फैक्ट्री पर ताला लगा देना। वाह,
मतलब नाक से सांस लेना हमारे शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाने का सबसे कारगर तरीका है। और किताब में एक अजीब सी ट्रिक भी बताई गई है इससे और बढ़ाने की, वो गुनगुनाने वाली। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। रिसर्च में पाया गया है कि कुछ देर गुनगुनाने से नाक में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन 15 गुना तक बढ़ सकता है। तो अगर कभी नाक बंद लगे तो एक आसान तरीका है उसे खोलने का। ठीक है, तो पहला नियम हुआ अपना मुंह बंद रखें और नाक से सांस लें। अब बात करते हैं सांस के दूसरे हिस्से की, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सांस छोड़ना। हम हमेशा गहरी सांस लो पर ध्यान देते हैं, सांस छोड़ने पर नहीं। और यही हम गलती करते हैं। नेस्टा बताते हैं कि सांस छोड़ने का तरीका शायद सांस लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं। इसे आसान भाषा में शरीर का गैस पेडल और ब्रेक पेडल समझ सकते हैं। गैस पेडल यानी फाइट और फ्लाइट मोड, जो हमें तनाव और खतरे के लिए तैयार करता है, और ब्रेक पेडल वो हुआ रेस्ट और डाइजेस्ट मोड, जो हमें शांत और रिलैक्स करता है। बिल्कुल, जब हम छोटी और तेज सांसें लेते हैं तो हम गैस पेडल दबाते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे और पूरी तरह से सांस छोड़ते हैं तो हम शरीर का ब्रेक पेडल दबाते हैं। एक लंबी धीमी सांस छोड़ने की क्रिया हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे दिल की धड़कन धीमी होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और हम तुरंत शांत महसूस करते हैं। ये बात तो सही है। जब मैं बहुत तनाव में होती हूँ तो मैंने ध्यान दिया कि मेरी सांसें बहुत छोटी और तेज हो जाती हैं, मतलब लगभग जैसे मैं सांस लेना भूल ही गई हूँ। तो इसका मतलब है कि सिर्फ सांस छोड़ने के तरीके को बदलकर हम खुद को शांत कर सकते हैं। निश्चित रूप से। और इसका एक और फायदा है, जब हम पूरी तरह सांस छोड़ते हैं तो हम फेफड़ों में फंसी हुई पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर निकालते हैं, जिससे ताजी ऑक्सीजन से भरपूर हवा के लिए ज्यादा जगह बनती है। आदर्श रूप से हमें कितनी तेजी से सांस लेनी चाहिए? इस पर बहुत रिसर्च हुई है और जवाब बड़ा सटीक है। आदर्श गति है प्रति मिनट लगभग 5.5 से 6 सांसें, यानी करीब 5.5 सेकंड सांस अंदर लेने में और 5.5 सेकंड बाहर छोड़ने में। ये तो बहुत धीमा है। हम आमतौर पर इससे कहीं ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग प्रति मिनट 12 से 20 सांसें लेते हैं, लेकिन 5.5 की लय पर एक कमाल की चीज होती है। इस गति पर हमारा दिल, हमारा सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम, ये सब एक साथ तालमेल में काम करने लगते हैं। इसे कोहेरेंस कहते हैं। और इस स्थिति में शरीर सबसे कुशल तरीके से ऑक्सीजन को सोखता है। और इसी से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV भी बेहतर होती है, जिसके बारे में आजकल बहुत बात होती है। सही कहा। HRV को ऐसे समझिए, एक स्वस्थ दिल किसी सैनिक की तरह सीधा मार्च नहीं करता, बल्कि एक संगीतकार की तरह लय के साथ धड़कनों के बीच के समय में थोड़ा बहुत बदलाव करता रहता है। ये बदलाव ही HRV है और ये दिखाता है कि हमारा शरीर तनाव से कितनी अच्छी तरह निपट सकता है और कितना स्वस्थ है। धीमी सांस लेना HRV को सुधारने का सबसे सीधा तरीका है। ये सब तो बहुत लॉजिकल लगता है। नाक से सांस लो, धीरे धीरे लो और पूरी तरह छोड़ो। लेकिन इसके बाद किताब कुछ बहुत ही अजीब और उल्टी लगने वाली बातें करती है, जैसे कि कम सांस लेना। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हम हमेशा सुनते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन लो। यहीं पर किताब सबसे बड़ा मिथक तोड़ती है। हम में से ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा सांस लेते हैं, जिसे क्रॉनिक ओवर ब्रीदिंग कहते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा हवा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। वो कैसे? देखिए, हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वो लगभग 95 से 99% भरा रहता है। असली चुनौती उस ऑक्सीजन को खून से निकालकर शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाने की है। और ये काम करने के लिए एक दूसरी गैस की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। एक मिनट, CO2 तो एक बेकार गैस है जिसे हम बाहर निकालते हैं, है ना? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। CO2 ऑक्सीजन के लिए एक डिलीवरी ट्रक की तरह है। जब खून में CO2 का सही स्तर होता है, तभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ता है और वह कोशिकाओं तक पहुंच पाती है। जब हम बहुत तेजी से और ज्यादा सांस लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा CO2 बाहर निकाल देते हैं, तो डिलीवरी ट्रक चले गए तो ऑक्सीजन खून में ही फंसी रह जाती है, शरीर को मिलती ही नहीं। तो ज्यादा सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। इसे बोर इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए हल्की, धीमी और कम सांस लेना ज्यादा गहरी और भारी सांस लेने से कहीं बेहतर है। इसी सिद्धांत पर बुटेको मेथड काम करता है, जो अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। उन्हें कम सांस लेना सिखाया जाता है ताकि उनके शरीर में CO2 का स्तर बढ़े और ऑक्सीजन आसानी से मिल सके। ठीक है,
कम सांस लेने का विज्ञान समझ में आया, लेकिन किताब इससे भी एक कदम आगे जाती है और सांस रोकने की बात करती है, जैसे वो आइसमैन विम हॉफ करते हैं। ये तो शरीर को शॉक में डालने जैसा नहीं है। एक तरह से ये जानबूझकर शरीर को थोड़े समय के लिए नियंत्रित शॉक या तनाव देने जैसा ही है। इसे हॉर्मेसिस कहते हैं। विचार ये है कि थोड़े समय का तीव्र तनाव शरीर को लंबे समय के लिए ज्यादा मजबूत और लचीला बनाता है। जैसे हम वजन उठाकर मांसपेशियों को तनाव देते हैं ताकि वे मजबूत बने। तो विम हॉफ की तकनीक सांस के जरिए हमारे नर्वस सिस्टम के लिए वेट लिफ्टिंग जैसी है। बिल्कुल सही। जब हम सांस रोकते हैं तो शरीर में मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। ये एक प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, खून जरूरी अंगों की तरफ दौड़ता है और शरीर ऑक्सीजन का बेहतर इस्तेमाल करना सीखता है। विम हॉफ जैसी तकनीकें थोड़े समय के लिए शरीर में एड्रेनलिन छोड़ती हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा शक्तिशाली तरीके से काम करना सीखता है और ये ऑटो इम्यून बीमारियों में बहुत असरदार पाया गया है। तो मतलब ये है कि अलग-अलग सांस लेने के पैटर्न, तेज, धीमे या सांस रोकना हमारे शरीर पर अलग-अलग असर डालते हैं और हम उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, सांस लेना हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है। एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप भी चलता है, लेकिन जिस पर हमारा सचेत नियंत्रण भी है। हम चाहें तो तेज सांस लेकर खुद को ऊर्जा दे सकते हैं या धीमी सांस लेकर शांत कर सकते हैं। ये एक सुपर पावर है जो हम सबके पास है। ये सब जानना वाकई में जिंदगी बदलने जैसा है। तो इस सारी जानकारी को समेटते हैं। अगर कोई आज से ही अपनी सांस लेने की आदत को सुधारना चाहे तो सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल कदम क्या होंगे? सबसे पहला और सबसे जरूरी, अपना मुंह बंद रखें, खासकर रात को सोते समय। रात में मुंह पर टेप लगाना, ये सुनने में थोड़ा अजीब और शायद थोड़ा डरावना भी लगता है। क्या ये सुरक्षित है? ये एक बहुत ही आम सवाल है। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये बेहद प्रभावी है। आपको पूरे मुंह को सील नहीं करना है, बस होंठों के बीच में एक छोटा सा पोस्टेज स्टैम्प के आकार का सर्जिकल टेप लगाना है। ये सिर्फ एक रिमाइंडर की तरह काम करता है कि मुंह बंद रखना है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो ये आसानी से हट जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग पाते हैं कि इससे उनकी नींद की क्वालिटी और सुबह की एनर्जी में जबरदस्त सुधार होता है। ठीक है, ये कोशिश करने लायक है। और दूसरा कदम क्या होगा? दूसरा, अपनी सांस की गति को धीमा करने का अभ्यास करें। वो 5.5 सेकंड्स अंदर और 5.5 सेकंड्स बाहर वाली लय को दिन में सिर्फ 5-10 मिनट के लिए अभ्यास करने की कोशिश करें। इसके लिए कई ऐप्स भी उपलब्ध हैं। और तीसरा, अपनी सांस छोड़ने पर ध्यान दें। उसे लंबा, शांत और पूरा होने दें। जब भी तनाव महसूस हो, बस 2-3 लंबी धीमी सांसें छोड़ें और आप फर्क महसूस करेंगे। और चौथा, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ज्यादा चबाने की कोशिश करें। अपने आहार में ऐसी चीजें शामिल करें जिन्हें मेहनत लगे, ताकि आपके जबड़ों की कसरत हो। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो 3-4 मुख्य बातें क्या हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? पहली, नाक से सांस लेना कोई विकल्प नहीं है, यह एक जरूरत है। आपका मुंह खाने और बोलने के लिए है, नाक सांस लेने के लिए। दूसरा, हमारा आधुनिक नरम आहार हमें शारीरिक रूप से बदल रहा है और हमारी सांस लेने की क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा है। चबाना एक भूला हुआ व्यायाम है। और शक्तिशाली बात, सांस हमारे नर्वस सिस्टम का स्विच है। हम सिर्फ अपनी सांस को नियंत्रित करके तनाव और शांति के बीच स्विच कर सकते हैं। वाकई ये किताब हमें याद दिलाती है कि सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने की एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक खोई हुई कला है और इसे दोबारा सीखकर हम अपनी सेहत और जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और इस पर सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाता हूँ। कुछ प्राचीन संस्कृतियां जीवन को सालों में नहीं बल्कि सांसों की गिनती में मापती थीं। उनका मानना था कि हर इंसान को एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं। अगर ये सच है तो तेजी से और ज्यादा सांस लेने की हमारी आधुनिक आदत हमारे जीने के तरीके के बारे में क्या कहती है? यह एक बहुत गहरा सवाल है। ऐसी ही शक्तिशाली किताबों के सार को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।